हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर केसीपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपके सामने बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। शताब्दी का एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स ने भौतिक शास्त्र की दिशा में परिवर्तन कर दिया है। इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट 1887 में परफॉर्म किया गया था और उसका सोल एम था कि जो एक ऑल प्रिवेडिंग मीडियम ईथर माना गया है, एज्यूम किया गया था, जिससे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए अनिवार्य माना गया था। उसका ऑब्जेक्टिव था इस प्रयोग का कि ईथर के सापेक्ष जो अर्थ की मोशन है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, उसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको डिटेक्ट करना था, मगर रिजल्ट्स जो हैं इसके हमको नेगेटिव मिले। तो जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स ने आइंस्टीन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पोस्टुलेट्स बनाने में मदद की। तो ये प्रयोग जो है शताब्दी में बेस्ट प्रयोग में एक प्रयोग माना जाता है और माइकलसन मोरले ने इस प्रयोग के कारण उन्हें 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये उसका सेटअप है, पूरा सेटअप। ये नीचे मरकरी का पोंड है, उस पर ये सेटअप तैर रहा है। ये डिफरेंट मिरर्स हैं, सोर्स है। तो इस प्रयोग को समझने से पहले हम जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड क्या थी इस प्रयोग की, क्योंकि हम जानते हैं कि तरंगे, विशेष रूप से ध्वनि तरंगे के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मैक्सवेल के समीकरणों से मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की, उनके प्रोपेगेशन के लिए भी एक मीडियम की आवश्यकता महसूस की गई। तो वो मीडियम जो है ऑल प्रिवेडिंग मीडियम माना गया। एक हाइपोथेटिकल सभी जगह विद्यमान मीडियम लिया गया। वो मीडियम को नाम दिया गया ईथर। और ये ईथर जो है ये पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित है, स्टेशनरी है, ट्रांसपेरेंट है, पूरे मैटर में परमिएट करता है। उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एज्यूम की गई कि ये मीडियम ईथर है। इसी मीडियम में प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल सभी दिशाओं में एक समान सी मानी गई, क्योंकि मीडियम स्टेशनरी है। और इसी मीडियम में माना गया कि न्यूटन के सभी नियम होल्ड करते हैं। एक स्टेशनरी मीडियम निश्चित रूप से उसको हम इनर्शियल मीडियम कह सकते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। तो अब ये सोचा गया कि अगर ये मीडियम प्रेजेंट है तो अर्थ इस मीडियम में मूव कर रही है अपनी वेलोसिटी v बराबर 30 किलोमीटर पर सेकंड से। तो ये अर्थ की वेलोसिटी हम इस मीडियम में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अर्थ एक मीडियम लिया, एक अर्थ का फ्रेम लिया गया। उस फ्रेम में मरकरी पे तैरता हुआ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो अर्थ की मोशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम उस समय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो दो इनर्शियल फ्रेम्स में विभिन्न एक पार्टिकल की वेलोसिटी या पोजीशन को दो इनर्शियल फ्रेम्स में आपस में संबंधित करता है। तो हम वही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस गैलीलियन के आधार पर यहाँ अगर लागू करते हैं तो प्रकाश की चाल अगर अर्थ के मोशन की डायरेक्शन में होगी तो c माइनस वी ली जाएगी इफेक्टिव चाल, उसके विपरीत c प्लस वी ली जानी चाहिए। और लंबवत दिशाओं में, दूसरी दिशाओं में कुछ भिन्न चाल यहाँ आनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस प्रयोग को किया गया। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप
दिया गया जो कि एक इंटरफेरोमीटर था, जो माइकलसन ने खुद उसका डिजाइन किया गया था। इस प्रयोग को 1881 में माइकलसन ने अकेले खुद परफॉर्म किया था, मगर सक्सेसफुल वो प्रयोग नहीं रहा। कुछ तकनीकी दिक्कतों के बाद उसने मोरले की मदद से मॉडिफाइड सेटअप के साथ 1887 में पुनः प्रयोग किया, और उस प्रयोग के भी रिजल्ट, उसके चौंकाने वाले रिजल्ट आए। वो रिजल्ट हम बाद में जिक्र करेंगे। तो हम पहले उस प्रयोग को देखते हैं। ये सेटअप है। इस सेटअप में ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, दो परपेंडिकुलर मिरर हैं M1 और M2, ये ग्लास प्लेट है और एक प्रकाश की किरण ग्लास प्लेट पर आती है। प्रोपेगेशन डायरेक्शन से ग्लास की प्लेट को 45 एंगल पर हमने इंक्लाइन किया है, और ये रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से नीचे आती है, और रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर पर परपेंडिकुलर पड़कर वापस उस मार्क में वापस आती है। तो पॉइंट ए तक एक रे ने, एक नंबर 1 रे M1 की तरफ गई, M1 से वापस आई, दूसरे नंबर की रे M2 तक गई, M2 से वापस आई, और ये सेटअप v डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से ये दिखाई गई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि अर्थ वेलोसिटी है। ये ए पॉइंट पर दोनों रे आती हैं, और इसके बाद दोनों रे वापस रिफ्लेक्ट होकर, और नंबर 1 रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है। एक ही डायरेक्शन में चलने के कारण यहाँ पर उन दोनों प्रकाश की किरणों के कारण अगर ये इनके मार्ग में अंतर आएगा तो यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस मिलेगी। तो इस सेटअप के साथ प्रयोग किया गया, और हम अब चाहेंगे कि दोनों किरणों को वापस ए पॉइंट तक आने, ए के बाद पाथ एक समान है, ए तक आने में मार्ग 1 और मार्ग 2 में कितना समय अंतर हुआ, समय अंतर के संगत पाथ अंतर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम पहले रे नंबर 2 को देखते हैं। रे नंबर 2 में प्रकाश की किरण जब अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी तो प्रकाश का वेग c माइनस v हो जाएगा, जब परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो c प्लस v हो जाएगा। ये दोनों दूरियां बराबर ली गई हैं, AC बराबर AB है, ये दूरी स्मॉल l के बराबर है। तो निश्चित रूप से जाते समय प्रकाश को समय लगेगा l बाई c माइनस v, और वापिस आते समय लगेगा दूरी l बाई वेलोसिटी c प्लस v। तो जो हमारा नेट समय इस मार्ग में लगेगा, वो मार्ग में लगा हुआ समय हमारा समय t1 बराबर l बाई सी प्लस वी और l बाई सी माइनस वी। इनको अगर हम सॉल्व करते तो हमको वैल्यू मिलती है 2l बाई सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एक सी से एक सी कट जाएगा, 2l बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमको मार्ग नंबर 2 में जो प्रकाश किरण है उसको समय लगा, ये समय हम यहाँ पढ़ते हैं। तो दूसरी किरण जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अब जरूर थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम कि A से M1 तक पहुंचने में मिरर M1 स्थिति में नहीं रहकर थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। तो रे का नंबर 1 का मार्ग जो है वो एक ना होकर कुछ दूसरा डॉटेड मार्ग आता है। उसी प्रकार M1 का जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो वापिस जब ग्लास प्लेट G पर आती है तो G कुछ आगे आ जाए, कुछ इस प्रकार से। तो एक्चुअल मार्ग है वो रे नंबर 1 का, ये डॉटेड मार्ग को जाने में लगा, जाने वाला पाथ, और ये आने वाला पाथ, और प्लेट यहाँ से प्लेट यहाँ पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण को ज्यादा लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। तो मान लिया आधे मार्ग G से M1 डैश तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, माना वो समय t लगा, तो ये दूरी कितनी होगी c इंटू टी जी M1 डैश, और ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी के बराबर है l, और ये दूरी कितनी है, क्योंकि ये मिरर M2 t समय में vt के बराबर चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं vt स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर c स्क्वायर v स्क्वायर। तो यहाँ से हमको t का मान मिलता है अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो G से M1 डैश तक जाने में लगा समय अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इतना ही समय उसको वापिस M1 डैश से G तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम इस मार्ग में, मार्ग नंबर 1 में किरण को आने में लगता है हमारा, वो मार्ग में समय होगा हमारे पास 2l, और ये उस मार्ग डॉटेड मार्ग में जो चाल है प्रकाश की स्पीड है वो स्पीड होगी। तो t2 बराबर आ गया 2l बाई, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ये पोर्शन c स्क्वायर बाहर लेकर हम 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर लेते हैं, तो माइनस 1/2 बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाता है, तो 2l बाई सी
ये सी स्क्वायर बाहर आएगा तो अंडर रूट के कारण एक सी बाहर आएगा, 12/c 1 + b²/c²। तो इस प्रकार हमने दोनों मार्ग से, मार्ग नंबर 1 और मार्ग नंबर 2 में कितना समय लगा वो समय हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद का मार्ग समान है। तो ये जो दोनों मार्ग में जो समय लगा है, थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रे नंबर 2 इस गिलास प्लेट से 2 बार गुजरती है, तो एक अंदर एक प्लेट और रास्ते में कंपनसेटिंग प्लेट लगा दी जाती है कि कंपनसेटिंग प्लेट इसलिए कि जो रे हमारी वाट नंबर की रे है ये गिलास प्लेट के पिछले पोर्शन से रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये जो रे है ये 2 बार इस गिलास प्लेट को कवर करती है। तो यहाँ जो रिफ्लेक्ट हुई रे है वो पिछले पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने के बाद गिलास प्लेट का मार्ग इसके मार्ग में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो प्रायोगिक सेटअप के कारण जो मार्ग अंतर प्रोड्यूस हुए उस मार्ग अंतर को हमने यहाँ पर खुद कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटिंग प्लेट जी और यहाँ लगा दी जाती है। तो हमारे पास जो दोनों समय हमने T1 और T2 निकाले उसका समय अंतर हमको इस प्रकार मिलता है, T1 - T2। इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों समय को घटा दिया, T1 - T2, तो हमारे पास LV²/c³ आ गया। ये हमारा समय अंतर है। समय अंतर के संगत पथांतर c प्रकाश की चाल से गुना करके निकल जाता है, LV²/c²। अब हम कहते हैं कि अगर मान लो पृथ्वी घूर्णन करना ही बंद कर दे, तो घूर्णन बंद कर देगी तो ये पथांतर तुरंत जीरो हो जाएगा। तो जो पथांतर के कारण फ्रिंजेस बन रही थी वो फ्रिंजेस कुछ विस्थापित हो जाएंगी, जो भी पैटर्न था। तो हम जानते हैं कि एक तरंगदैर्ध्य के पथांतर के संगत एक फ्रिंज का विस्थापन होता है। तो हमारे ये जो पथांतर LV²/c² के अंतर्गत कितनी फ्रिंजेस का विस्थापन होना चाहिए, वो इतनी फ्रिंज का विस्थापन होना चाहिए, LV² और c²L लैम्डा। तो अगर हम अब अपने उपकरण को 90 डिग्री अगर रोटेट कर देते हैं तो ये जो पथांतर है ये डबल हो जाना चाहिए। तो पथांतर हमारे पास आ गया 2LV² c² लैम्डा। हमारे प्रायोगिक सेटअप में L का मान 11 मीटर लिया गया था, V 3 × 10⁴ मीटर/सेकंड थी, 30 किलोमीटर/सेकंड, C का मान 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, लैम्डा 5500 एंगस्ट्रॉम लिया गया था। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आती है 0.37, फ्रिंज शिफ्ट हमारा 0.37 आता है। तो ये जो 0.37 फ्रिंज शिफ्ट था, ये फ्रिंज शिफ्ट हमको ऑब्जर्व होना चाहिए। तो ये जब प्रयोग में ये 90 डिग्री घुमाया गया, देखा गया, तो कोई फ्रिंज शिफ्ट हमको नहीं मिला। इस प्रयोग को अलग अलग समय में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग जगहों पर बार बार किया गया, मगर हमको कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। बहुत सावधानी से प्रयोग को किया गया, कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। तो ये फ्रिंज शिफ्ट ना मिलना इस प्रयोग का ऋणात्मक परिणाम कहलाता है कि इस प्रयोग का ये नल रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट है। इसका अर्थ है कि ईथर के सापेक्ष अर्थ की कोई वेलोसिटी हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये रिजल्ट जो है इसका नेगेटिव रिजल्ट कहलाता है। इस नेगेटिव रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया, और आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रिविलेज्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम ईथर कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा बेसलेस है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ा जाना चाहिए कि ईथर नाम की कोई कल्पना, पूरी कल्पना बकवास है। तो इसको हम ईथर की कल्पना को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, और नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं उस रिजल्ट्स के आधार पर हम सभी फ्रेम्स में प्रकाश के समान वेग को जो C - V या C+V या हमने जो चेंज किया है वेग, वो वेग हमको चेंज यहाँ पर अगर नहीं करते हैं तो हमको कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ये नेगेटिव रिजल्ट्स माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डायरेक्शन में को नई डायरेक्शन दी, जिसका आइंस्टीन ने उसको उपयोग करके एक रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया। धन्यवाद।